हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम यू ऑल। चलिए एक बार सभी लोग बता दीजिए दैट माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। चलिए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए फटाफट। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग क्या सेशन में लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज कुछ रीज़न की वजह से क्लास आपकी मॉर्निंग में नहीं थी, आफ्टरनून में नहीं थी, तो अभी हम लोग उस क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। चलिए, आपको याद हो तो लास्ट सेशन पे हम लोगों ने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर ऑर्डिनल अप्रोच टू मेजर द यूटिलिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमने कहा था फ्रेंड्स, जो यूटिलिटी है उसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक हमने ऑर्डिनल मेथड देखा था जिसको हम लोग मार्शेलियन अप्रोच कह रहे थे। मार्शेलियन अप्रोच में क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन का यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट था, और साथ ही साथ था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन क्या था कि जब किसी भी चीज़ का आप उपभोग करेंगे तो धीरे धीरे जैसे आप उपभोग बढ़ाते जाएंगे, कंजम्पशन जो है बढ़ाते जाएंगे, आपकी यूटिलिटी जो है क्या होगी, गिरती जाएगी। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या था कि कोई व्यक्ति के पास जो उसकी इनकम है उसको इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबसे उसको बराबर की यूटिलिटी मिलती रहे। हाँ, जो आपका डाउट है अरविंद, प्लीज़ टू कमेंट, है ना, वो पूछिए। तो वो हमने पढ़ा था, इसको हम मार्शेलियन अप्रोच कह रहे थे, जिसमें हमने सिंगल जो है यूटिलिटी के लिए, सिंगल प्रोडक्ट के लिए, सिंगल कमोडिटी के लिए यूटिलिटी की कंडीशन या इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, टू कमोडिटीज़ के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, और सेवरल कमोडिटीज़ के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, चलिए उसके रिगार्डिंग आप जो नंबर है उस पर बिल्कुल एप्लीकेशन के नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, यू विल गेट द मोर डिटेल। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें हम सभी लोगों को समझ में आ चुकी थी। ठीक है, तो हम लोग जो है, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन पे हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में देख रहे थे। ओके, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है? आई गिव द नंबर। ठीक है, क्लास से अगर सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है सो आई कंसर्न विद दैट, है ना भैया, बिल्कुल ठीक है, मैं लास्ट में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। तो लास्ट सेशन पे हम लोगों ने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनडिफरेंस इनडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इनडिफरेंस कर्व में हमने देखा क्या था कि इनडिफरेंस जो कर्व होता है वो एक कॉनकेव कर्व होता है, ऐसा आपको कॉन्वेक्स ऐसा आपको कर्व देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स कर्व आपको देखने को मिलेगा जो कि इन शेप होगा, है ना। और साथ ही साथ जिस प्रोडक्ट को गेन मिलता है, जिस कमोडिटी का गेन होता है, तो गेन वाली कमोडिटी हमेशा हम रखते हैं किस पर, एक्स एक्सिस पर। जैसे हमारे पास हम एप्पल में गेन कर रहे थे, तो एप्पल में गेन कर रहे थे तो कमोडिटी हमारी एक्स पर थी। और मान लेते कोई दूसरी कमोडिटी ऑरेंज या बनाना है, जो हम करेंगे सेक्रीफाइस जो यूनिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस हमारा होगा, जैसे लेट्स सपोज बनाना अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे वाई यूनिट पर होगा। तो यहाँ पर यूनिट किसकी होगी, यहाँ पर यूनिट होगी किसकी, एप्पल की। और यहाँ पर यूनिट किसकी होगी या क्वांटिटी किसकी होगी, ये होगी इसकी। ये हमारे पास इनडिफरेंस कर्व था। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, हाँ चलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। है ना, अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है आपको, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, सो यू कैन मेंशन ऑन दिस वन 9140718849। ठीक है, सो दिस वन इज़ माय नंबर। हाँ, इस पर कॉल करेंगे तो कॉल तो नहीं पिक होगी, हाँ लेकिन व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, सो वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल रिस्पॉन्स, है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो इनडिफरेंस कर्व हमने देखा। ठीक है, और अगर आपको याद हो, इनडिफरेंस कर्व के साथ साथ हम लोगों ने देखा था मैप, इनडिफरेंस कर्व मैप हमने देखा था। इनडिफरेंस मैप, इनडिफरेंस मैप में हमें क्या पता चलता है, हमें प्रेफरेंसेस पता चलती है कि कई सारे सेट ऑफ ग्रुप्स हैं, तो उसमें कौन सा हमें
जो है किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, किसको हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, वो आपको इंडिफरेंस मैप के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका इंडिफरेंस मैप आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे मान लेते हैं ये कई सारे आपके जो है इंडिफरेंसेस कर्व दिए हैं। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप क्या होता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो गया। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व जैसे मान लेते हैं IC1 हो गया, या IC2 हो गया, IC3 हो गया, ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंसेस कर्व है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जितना आप इसके पास रहते हैं उसमें उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहता है। तो इसमें अगर हम सेटिस्फैक्शन के हिसाब से बात करें, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से बात करें कि जो एक कस्टमर है, वो भोगता है, उसको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि इसमें किस में ज़्यादा मिलेगी? तो जितना ज़्यादा ओरिजिन के जो पास पॉइंट होगा, है ना, ओरिजिन के पास जो कर्व जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना कम सेटिस्फैक्शन, और जो जितना दूर होगा, इससे जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिफरेंस कर्व 3 में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व 2 में सबसे ज़्यादा कम सेटिस्फैक्शन, और सबसे कम सेटिस्फैक्शन जो है इंडिफरेंस कर्व 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों ने देखा था इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, जो कि क्या बता रहा था? हमें बता रहा था ये आपका सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, इसमें भी किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने एक और कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, इसको हमने MRS कहा था। MRS का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मैंने कोई आपको स्पेशलिटी बताई थी, इसको लिखते कैसे हैं? जिस कमोडिटी का गेन हो रहा होगा उसको पहले लिखते हैं। तो जिस कमोडिटी को गेन मिलेगा, जो इसको वैल्यू आप बढ़ाएंगे, जिसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे, वो पहले लिखा जाता है। और जो कमोडिटी होगी सेक्रीफाइस, जो कमोडिटी होगी सेक्रीफाइस होगी, उसको हम रखेंगे बाद में। तो यहाँ पर ये बराबर क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ बेसिकली क्या होता है? यूनिट ऑफ, है ना, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन यूनिट ऑफ बी, चेंज इन यूनिट ऑफ बी। जो सेक्रीफाइस होगा वो ऊपर रहेगा, सेक्रीफाइस वाले ऊपर, है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था चेंज इन यूनिट ऑफ ए, जो गेन होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था डेल्टा बी बटा डेल्टा ए। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या बताता है कि एक यूनिट को गेन करने के लिए बी की कितनी यूनिट आपको क्या करनी पड़ रही है? सेटिस्फाई करनी पड़ रही है, सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, उससे आप निकालते हैं। देखिए, इतनी बातें सभी को क्लियर हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, एक बार कमेंट सेक्शन में इतना लिख लीजिए सभी लोग। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें आप सभी को अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए, ये सभी आपको क्लियर है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ए को गेन करने के लिए, एक यूनिट को गेन करने के लिए हमें जो बी है उसके कितने यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। जिसमें क्या होता है? चेंज इन बी की कितनी यूनिट आपने कम की और ए का कितना गेन वहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। ठीक, आज चलिए हम इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंचने से पहले, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं तो उसके लिए बजट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। बजट लाइन के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, बजट लाइन कंसेप्ट आसान है, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। छोटा सा टॉपिक है, आज के सेशन में हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, बजट लाइन क्या होती है? ठीक है, बजट लाइन, हमें पढ़ना है क्या? बजट लाइन।
नेक्स्ट टॉपिक इज बजट लाइन, है ना, ये इसी के अंदर का एक टॉपिक है, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर का एक टॉपिक है बजट लाइन। पहले ध्यान से सुनते हैं। अगर मैं सिर्फ फ्रेंड्स अगर आपसे सिंपली पूछूं बजट का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर बजट इज बेसिकली इट इज़ द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन। चाहे देश का बजट बात करें, चाहे अपनी बजट की अगर बात करें, तो जब आप बजट को देखते हैं तो मेरे पास कितना पैसा है और उस पैसे को मैं कैसे खर्च कर रहा हूँ, ये आपको क्या बेसिकली पता चलता है, बजट में पता चलता है। तो बजट बेसिकली क्या होता है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम हैविंग एंड हाउ आई एम स्पेंडिंग दैट मनी, है ना, पैसा मेरे पास कितना है एंड मैं उस पैसे को कैसे खर्च कर रहा हूँ, दैट इज सिंपली बजट। वो क्या है, हमारे पास बजट है, ठीक। अब जब हम बात करते हैं बजट लाइन की, तो बजट लाइन हमें क्या बताता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास जो पैसा है, जो उसके पास टोटल मनी है, इनकम है, उसको वो दो कमोडिटीज़ के ऊपर, दो वस्तुओं के ऊपर उसको किस तरीके से खर्च कर रहा है। तो बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास इनकम है, जो भी हमारे पास लिमिटेड पैसा है, इनकम है, उसका हम एक्सपेंसेस, उसके जो खर्चे हैं वो हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो हमें बजट लाइन में देखने को मिलता है। सो बजट लाइन विल बी बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें हमें पता चलेगा कि हम कितना पैसा खर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक लाइन है, मैं एक बजट लाइन बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर एप्पल है और यहाँ पर बनाना है, मान लेते हैं लेट्स सपोज बनाना है, ठीक है, और मैंने ऐसे कुछ बजट लाइन बना दी एक समझाने के लिए आपको। जैसे ऐसे लेट्स सपोज बजट लाइन बना दी, यहाँ लेट्स सपोज मैंने 80 कर दिया और लेट्स सपोज मैंने 40 कर दिया, ये 40 लेट्स सपोज यूनिट है, 40 लेट्स सपोज यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं मेरे पास जो इनकम है, लेट्स सपोज लेट इनकम, है ना, मान लेते हैं इनकम जो आय है, मान लेते हैं कितनी है, 1000 रुपये, मान लेते हैं मेरे पास 1000 रुपये इनकम है, 1000 रुपये इज माई इनकम, ठीक। तो ये बजट लाइन हमें क्या दिखाएगा, देखिए इस बजट लाइन से हमें क्या पता चलेगा, अगर मैं अपना पूरा पैसा खर्च कर दूं, अगर मैं अपना पूरा पैसा खर्च कर दूं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये यूनिट है ना, ये यूनिट है, ठीक है। अगर मैं अपना पूरा पैसा खर्च कर दूं, तब भी ए की मैक्सिमम यूनिट में कितनी खरीद सकता हूं, मतलब बी की मैक्सिमम यूनिट कितनी खरीद सकता हूं, 40 की 40 यूनिट। मतलब बी कोई कमोडिटी है, मतलब बनाना है, केला है, बनाना है, बनाना में मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूं, 40। अगर मैं अपना पूरा पैसा खर्च कर दूं, पूरा पैसा 1000 रुपये खर्च कर दूं, तो एप्पल में मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूं, ये 80। ये जो लाइन है ये है मेरी बजट लाइन, ये है मेरी बजट लाइन, ये है मेरी क्या, बजट लाइन, ये मेरी बजट लाइन। ये बजट लाइन मेरे को क्या दिखा रही है कि दिस वन इज माय बजट। इस लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इस लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जैसे मैं मान लेते हैं 30 बनाना खरीदता हूं, तो हो सकता है 20 एप्पल खरीद लूं। तो इस पर्टिकुलर लाइन पर जितने भी आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, बजट सेट बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन सभी के सभी कॉम्बिनेशन को वो ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें मैं पूरा का पूरा अपना 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँगा। बनाना में मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूं, यह आपको पता चल गया, कितना, 40 बनाना, 40 यूनिट्स ऑफ बनाना मैं मैक्सिमम खरीद सकता हूं। एप्पल कितना खरीद सकता हूं, मैक्सिमम यूनिट ऑफ एप्पल दैट आई कैन बाई इज 80। पैसा मेरे को कितना खर्च करना है, मैक्सिमम 1000 रुपये खर्च करना है। तो अगर मैं इस बजट लाइन पर हूं, तो इसका मतलब आपको यह समझ में आएगा कि मेरे पास जो पूरा 1000 रुपये है, वो पूरा 1000 रुपये मैं खर्च कर दे रहा हूं, ठीक। सोचिए अगर मैं इस बजट लाइन के अंदर हूं, इस बजट लाइन के अंदर हूं, तो बजट लाइन के अंदर हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास 1000 रुपये, लेकिन मैं पैसा कम खर्च कर रहा हूं। 1000 रुपये हो सकता है 600-700 रुपये ही खर्च करूं, अगर इसके अंदर का कोई कॉम्बिनेशन, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है, अभी हम समझेंगे आगे डिटेल में। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट पर मैं जो पैसा खर्च करूंगा वो पैसा पूरी तरीके से खर्च नहीं होगा। अगर ये जो बजट लाइन है इसके अंदर का अगर मैं कुछ पैसा खर्च कर रहा हूं, तो इसमें मेरे पास पैसे बचेंगे। और अगर इस लाइन के बाहर मैं अगर कोई चीज खरीदना चाहूं, इस बजट लाइन के बाहर,
बजट लाइन के बाहर यहाँ कोई पॉइंट हो और मेरे को बाहर इसके कुछ खरीदना हो तो नहीं खरीद सकता। पैसा तो भाई लिमिटेड है ना, 1000 रुपये ही है। अब 2000 रुपये की चीज़ या कोई 1500 रुपये की चीज़ मिल रही है, मैं सोचूं बनाना मैं 50 खरीद लूँ, नहीं खरीद सकता। क्यों? मैक्सिमम बनाना, मैक्सिमम जैसे ही मैं 40 बनाना खरीदता हूँ मेरा पूरा 1000 रुपये खत्म हो जाता है। अब मैं सोचूं 45 बनाना परचेज कर लूँ तो क्या परचेज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरी इनकम ही कितनी है, 40। तो इस बजट लाइन से बाहर के जो प्रोडक्ट हैं या इससे बाहर की जो यूनिट है, दैट इज नॉट विद इन माई रीच, दैट इज नॉट विद इन माई लिमिट, वो मेरी लिमिट से बाहर हैं। तो बजट असल में आपको क्या बताता है कि आपके पास कितना पैसा है और उस पैसे को आप कैसे खर्च कर पाएंगे, है ना। अगर आप बजट लाइन के सेट पर हैं तो बजट लाइन पर हैं तो इसका मतलब, या बजट स्लोप पर हैं आप, तो मतलब आपके पास जो पैसा है वो पूरा पूरा पैसा आप खर्च करते रहे, ठीक। और इस बजट लाइन के अगर नीचे हैं तो इसका मतलब आप कम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो सोचिए कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से जब वो कोई भी काम करेगी तो कंज्यूमर, एक उपभोक्ता हमेशा सोचेगा कि वो हमेशा बजट लाइन पर या बजट लाइन से नीचे रहे, क्योंकि अगर बजट लाइन से ऊपर चला गया तो वो नेगेटिव में चला जाएगा और उसको वहां पर घाटा देखने को मिलेगा। इन दैट केस द पर्टिकुलर पर्सन इज इन प्रॉब्लम। तो बजट लाइन आपको क्या दिखाता है कि दो कमोडिटीज के बीच में, बजट लाइन इज ओनली फॉर टू कमोडिटीज, दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन दिखाएगा। हमारे पास दो एक्सेस है, एक्स और वाई, केवल दो वस्तुओं के बीच में ये रिलेशन दिखाता है कि उनके बीच में एक पर्टिकुलर इनकम है, हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड दैट इनकम, ठीक है। बना लीजिए इसको सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको फटाफट, चलिए इतनी बातें क्लियर हैं सभी को, ठीक है। चलिए तो कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं इसमें आगे, देखते हैं कुछ कंसेप्ट्स को। चलिए इसके मैंने आपको नोट्स बना रखे हैं, ये आपको मिल जाएंगे। देखिए तो हम बात करते हैं बजट लाइन की। आप घटना चक्र वगैरह ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं एमसीक्यू के लिए, आप डिस्कशन करने के लिए आप देख सकते हैं, है ना। लूसेंट की ले सकते हैं एमसीक्यू, है ना, लूसेंट की भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की आती हैं एमसीक्यूज वाली बुक, प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर्स या एमसीक्यू की बुक आती हैं, उनको आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए कि एक उपभोक्ता का बजट उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति को दिखाता है कि वह अपनी कीमतों को देखते हुए सामानों को इस तरीके से वहां पर पैसे खर्च कर सके तो वो सामान वगैरह खरीद सके, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए वो बात हमें नहीं देखनी, हमें यहाँ ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक बजट का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर गुड एक्स है और यहाँ पर गुड वाई है ना, यहाँ पर गुड एक्स है, यहाँ पर गुड वाई है। देखिए ये लाइन जो है ये आपकी एक बजट लाइन है, ये आपकी एक बजट लाइन है, ठीक है। इस बजट लाइन पर कई सारे सेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये कोई वस्तु है, एक्स है, मान लेते हैं ये वाई है, मान लेते हैं ये अपना एप्पल है और ये अपना बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखिए इस जब पॉइंट पर रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वाई गुड है इसका मैक्सिमम में 10 यूनिट खरीद सकता हूं, लेकिन जब इसका 10 यूनिट खरीद रहा हूंगा तो एक्स का 0 खरीद रहा हूंगा। क्यों? क्योंकि जब ये मैक्सिमम लिमिट है और इस पर जो है एक्स हमारा कितना होगा, 0 होगा, तो ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा मैं 11वीं वाई की यूनिट नहीं खरीद सकता क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ऐसे इसमें सबसे नीचे आइए, यहाँ पर है 5, तो जब मैं खरीदूंगा यहाँ पर जो है यूनिट इसकी y की मैं 0 यूनिट खरीदूंगा तो उस समय x की मैक्सिमम कितनी यूनिट खरीद सकता हूँ, 5।
तो वहाँ मेरे पास y 10 है, यहाँ पास मेरे पास कितना है, x जो है 5 है, तो x की 5 यूनिट क्या है, मैक्सिमम है। इसके अलावा और क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिस पर मैं पूरा पैसा खर्च कर सकता हूं? तो रैंडम तरीके से देखिए, 8 इसके खरीद लूं, एक x के खरीद लूं, 6 इसके खरीद लूं y के, 2 इसके खरीद लूं, 4 खरीद लूं y के, 3 इसके खरीद लूं, 2 खरीद लूं y के, 4 इसके खरीद लूं। तो ये जितना पॉइंट, जितने भी कॉम्बिनेशन आपको बजट लाइन पर देखने को मिल रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को यूज करके अगर हम अपना पैसा खर्च करेंगे भाई, तो हमारा का पूरा पैसा, हमारा पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। और ये हमारी, ये वो पॉइंट हैं जिनको हम लोग कहते हैं बजट लाइन, है ना। ये हमारे पास बजट लाइन थी, और ये हमारे पास क्या है, बजट सेट। बजट सेट असल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो प्रोडक्ट का, जिसको आप क्या कर रहे हैं, यूज करके खर्च कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर में अगर केवल मैं 2 खरीदता हूं y की, 1 खरीदता हूं x के, तो 2,1 लिखा हुआ है, तो मतलब बजट लाइन के अंदर है। अगर मैं इतना खर्चा करता हूं, 2 यूनिट y की खरीदूं, 1 यूनिट x की खरीदूं, तो मेरे पास काफी पैसा बच जाएगा। ऐसे में यहां पर इसको खरीदूं, y का 4 खरीद लूं, x का 2 खरीद लूं, तब भी पैसा बचेगा क्योंकि बजट लाइन के अंदर हूं। लेकिन बजट के लाइन के बाहर मान लेते हैं कोई कॉम्बिनेशन, मान लेते हैं यहां एक कोई कॉम्बिनेशन है, और यहां पर कॉम्बिनेशन है 12 और 5 का। क्या इसको खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि y की मैक्सिमम यूनिट में जो खरीद सकता हूं 10 ही है, 12 तो खरीद ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है। तो अगर आप बजट लाइन से बाहर रहेंगे, तो बजट लाइन से बाहर हैं तो पैसा नहीं खरीद सकते। तो बजट सेट क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट की यूनिट्स का। वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो सेट होता है कि आपको कितनी यूनिट वहां पर लेनी है, वो उसका ग्रुप आपको देखने को मिलता है। दैट ग्रुप इज बेसिकली विद इन दिस पर्टिकुलर बजट, है ना। वो आपको ग्रुप या फिर वो आपको कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, तो वो आपके पास कॉम्बिनेशन है। देखिए इतनी बात क्लियर है सभी को? बना लीजिए इसको, इसको फटाफट बनाइए। ये बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, आपको दोनों बातें यहां पर समझ में आ रही हैं। तो बजट लाइन क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम जो पैसा दिखाता है, जो हम क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, जो पैसा हम खर्च कर सकते हैं। और बजट सेट क्या दिखाता है, वो कॉम्बिनेशन दिखाता है, जिस कॉम्बिनेशन को अलग अलग ग्रुप्स में हम चीजें क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। देखिए लिख लीजिए सभी लोग। देखिए क्लियर इतना सभी को? चलिए, तो ये हमें क्लियर है। ओके, तो बजट सेट हमें क्लियर है। बजट सेट हमें क्या दिखाता है कि हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन अपने यूज़ किया है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कुछ आपको एक कॉम्बिनेशन मैंने दिखा रखा है ताकि आपको बजट शेड्यूल आपको समझ में आ जाए, और एक इसका हम डायग्राम बनाकर देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इज इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, उम्मीद करता हूँ आपको तो सही दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। अगर मैं ब्राइटनेस, लेट मी चेक, ओके, लेट मी रिमूव द आई प्रोटेक्शन। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, दो कमोडिटीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ आपको दी हुई हैं। देखिए, एक है हमारे पास एप्पल, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बनाना। मैं उन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेके चल रहा हूँ सो दैट हम आराम से चीज़ें समझ सकें। एक हमारे पास एप्पल है, बनाना है। एक एप्पल का दाम कितना है? एक एप्पल का दाम है कितना? 4 रुपये। 4 रुपये का एक एप्पल है। अब देखिए रियल प्रॉब्लम है ये। एक एप्पल का एक एप्पल का जो प्राइस है यहाँ पर कितना? 4 रुपये है। और एक बनाने का दाम है, एक बनाना का दाम है कितना? 2 रुपये। एक बनाने का दाम, एक केले का दाम कितना है? 2 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, है ना, कुछ सेट दिए हुए हैं, कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं एप्पल और बनाना के। तो देखिए सेट क्या है हमारे पास, ई एफ जी एच आई जे, ये कुछ हमारे पास सेट दिए हुए हैं। क्या सेट दे रखा है देखिएगा, मनी स्पेंट ऑन द इनकम, हमारी इनकम जो है, मनी स्पेंट हमारी जो है, पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारी इनकम के बराबर होना चाहिए। इनकम है हमारी भाई 20 रुपये। चलिए देखते हैं 20 रुपये कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में खर्च करते हैं। देखिए, अगर मैं 5 खरीद लूँ सेब और बनाना बिल्कुल भी ना खरीदूँ, तो 5 सेब खरीदा तो 5 सेब खरीदने में कितने रुपए लगेंगे? एक सेब है 4 रुपए का, तो 5 सेब कितने हो गए? 5 गुणे 4 20 रुपए। तो 5 गुणे 4 मैंने क्या कर दिया है, सेब का प्राइस निकालने के लिए कर दिया है। प्लस बनाना कितना खरीदना है? 0, तो 0 गुणे 2, एक बनाना 2 रुपए का, कितना हो गया? 20 रुपए। 20 रुपए इनकम है, 20 रुपए खर्च हुआ। इसका मतलब मैं एप्पल कितना मैक्सिमम खरीद सकता हूं? एप्पल मैक्सिमम खरीद सकता हूं 5। और जब एप्पल 5 खरीद रहा हूंगा तो बनाना को बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। कारण क्या है? पैसा बस भाई 20 रुपए है। तो सबसे पहला वाला आपने देख लिया। ऐसी सबसे लास्ट वाला देखिए, सबसे लास्ट में देखिए एप्पल 0 है और बनाना कितना है? 10। इसका मतलब क्या है? 10 रुपए, 10 बनाना को गुणा करिए 2 रुपए से, और एप्पल तो 0 है तो ये तो चलिए 0 हो गया। और 10 बनाना है, 2 बनाना, एक बनाने का दाम 2 रुपए, तो 10 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 20। तो चलिए कॉम्बिनेशन ठीक है। मतलब जो मैं मैक्सिमम सेब खरीद सकता हूं वो कितना है? 5। और मैक्सिमम जो मैं खरीद सकता हूं क्या बनाना, वो कितना है? 10 यूनिट। एक बनाना कितने का है? 2 का। और एप्पल कितने का? 4 रुपए का। चलिए आगे और कॉम्बिनेशन देखते हैं। ऐसे एक दूसरा ग्रुप, यहां पर पहला ग्रुप था हमने देख लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि मैं 4 सेब खरीद लूं और 2 बनाना खरीद लूं। तो 4 सेब खरीदूंगा तो 4 4, 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16, प्लस 2 बनाना, 2 गुणे 2 4, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। चलिए मैं पैसा खर्च कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन ये ठीक है। इनकम के बराबर होना चाहिए, जो मनी स्पेंट है वो इनकम के बराबर होनी चाहिए। इनकम हमारी 20 रुपए है तो उसके बराबर होनी चाहिए। अगला देखते हैं, तीसरा सेट जी। 3 मैंने एप्पल खरीदा तो 4 3 12, 12 ये हो गया, और 4 बनाना खरीदा, 4 दूनी 8, 12 और 8 कितने हो गए? 20। तो 3 इंटू 4, 3 एप्पल 4 रुपए के हिसाब से, और 4 एप्पल 2 बनाना के हिसाब, 4 बनाना 2 है, 2 एप्पल 2 प्राइस के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपये हो गए। ठीक, ये भी सही है। 4 में ऐसे 2 ऐसे सेब खरीद लो तो 4 दूनी 8 रुपए हो गए, और 6 बनाना खरीद लो, 6 दूनी 12, और 12 और 8 कितना हो गया? 20। तो ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा। ये सेट है हमारे पास एक। ऐसे एच भी एक सेट है, 2 एप्पल खरीद लूँ, 6 ये खरीद लूँ, तो ये भी सेट हमारा काम कर रहा है। ऐसे मैं एक एप्पल खरीद लूँ तो 4 रुपये ये हो गए, और 8 बनाना खरीद लूँ, 8 दूनी 16, और ये 4 20, तो 1 गुणे
चार चार रुपए ये हो गए और 16 ये पीस। तो आपने ये देखा कि ये हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं बजट सेट के। ठीक, अब सोचिए फ्रेंड्स, इसी चीज को मैं अगर ड्रॉ करूं ग्राफ पर, ठीक है, ये EFGHIJ है, तो इसको चलिए अगर हम ग्राफ पर बनाने की कोशिश करें तो इसका जो बजट का ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा। इसका बजट का जो कुछ ग्राफ है वो कुछ ग्राफ आपको ऐसा बनता हुआ जो है देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल हैव, इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, ग्राफ देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास मैक्सिमम जो, ये देखिए यहां पर बनाना है और यहां पर क्या है, एप्पल है। ठीक, मैक्सिमम बनाना जो मैं खा सकता हूं वो कितना है, 10। तो जे पर आपको मैक्सिमम कितना मिला था, जे पर आपको मिला था कि सर आप 10 बनाना खा सकते हैं और कितने एप्पल खाना पड़ेगा, इस समय 0 एप्पल। और ऐसे ई पॉइंट पर क्या था हमारे पास 0 आपका बनाना होगा और एप्पल कितना होगा, 5। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आई कॉम्बिनेशन है, एच है, जी है, एफ है। तो हमने जितने भी कॉम्बिनेशन देखे, जितने भी हमने सेट देखे, वो सारे सेट आपको ये दिखा रहे थे, कि हाँ भाई इनकम हमारी बराबर खर्च हो रही थी, जो हमारी स्पेंड था, हमारा खर्चा था वो इनकम के बराबर था। ठीक, अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, याद करिए, मैंने कहा इसके अंदर यहां पर कोई पॉइंट आ जाए, कोई अंदर पॉइंट आ जाए, मतलब ये मान लेते हैं इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ डी पॉइंट है कोई, कि मैं इसमें 3 बनाना खरीदना चाहूँ और मान लेते हैं 1 सेब खरीदना चाहूँ, तो क्या खरीद सकता हूँ। एक एप्पल का दाम कितना था, 4 रुपए, तो 4 गुणे 1, 4 रुपए ये हो गया, 4 रुपए ये हो गया। अगर इसको पैसे में निकालें तो 4 रुपए तो ये खर्चा हो जाएगा इसके लिए, और 2 रुपए का बनाना था तो 3 दूनी 6 रुपए बनाने के लिए। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 4 कितने हो गए, 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको पता है मेरी इनकम है 20 रुपए और मेरे को 10 रुपए ही मैं खर्च कर रहा हूँ, तो आराम से खर्च कर सकता हूँ। इसका मतलब आपको ये बात याद रखनी है, अगर बजट लाइन के अंदर का कोई पॉइंट है, बजट लाइन के अंदर का कोई पॉइंट है, तो ये दिखाएगा इनकम इज अंडर स्पेंट। अंडर स्पेंड का मतलब पैसा पूरा नहीं खर्च किया गया है, पैसा जितनी इनकम थी उससे कम खर्चा किया गया है। तो आम आदमी जो है उसको हमेशा ये कोशिश करनी है कि वो अपनी बजट लाइन के नीचे रहे, वो आसान भाषा में कहते हैं ना, अपनी औकात में रहे, बी विद इन योर लिमिट्स। हालांकि लिमिट बढ़ाई जा सकती है, आगे हम देखेंगे इनकम बढ़ा के लिमिट बढ़ा सकते हैं, बट अभी फिलहाल ये है कि अपनी औकात में रहने का मतलब ये बजट लाइन है भाई, तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है, इससे नीचे रहो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़िंदगी अच्छी चलेगी, पैसा बचेगा भी, खर्चा भी चलता रहेगा। और इससे बाहर कोई पॉइंट है, सी मान लेते हैं पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, वो बनाना कह रहा है ना, और मान लेते हैं आपके कुछ भी रैंडम मान लेते हैं 10 सेब कह रहा है, तो क्या ये हम खरीद सकते हैं। इनकम है 20 रुपए और यहाँ 50-100 रुपए खर्च होंगे, है ना, तो बनाना देखें तो 15 दूनी 30 रुपए ये खर्च होंगे बनाना के लिए, और एप्पल के लिए 10 चौको 40 रुपए ये खर्च होंगे, तो 4 3 70 रुपए खर्च होंगे। कमाई अपनी है 20 रुपए, 70 रुपए कहाँ से खर्च करेंगे। तो ये क्या होगा, ये अनअटेंडेबल कॉम्बिनेशन होगा। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, ये चीज प्राप्त नहीं की जा सकती भाई। ये चीज सीधी सी बात है, 20 रुपए मेरी कमाई है, मेरे को 50 रुपए 70 रुपए खर्च करने हैं, तो ये संभव नहीं है। ये कब संभव होगा, जब हमारी बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए, बजट लाइन हमारी ये हो जाए, और बजट लाइन बाहर की तरफ बढ़ने का मतलब मेरी आय बढ़ जाए। बजट लाइन बढ़ने का मतलब क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ जाए। अगर मेरी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी तो हम बजट लाइन को आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तब हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट इसको। इसको देखिए, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, देखिए चलिए इतना क्लियर है सभी को। तो ये हमारी बजट लाइन हो गई। आई थिंक बजट लाइन सभी को समझ में आ रही है अच्छे से। देखिए जब हम बजट लाइन बनाते हैं तो बजट लाइंस बनाते समय एक बात का हम ध्यान रखते हैं। क्या क्या ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर हमारी इनकम जो है, जब बजट लाइन हम बना रहे हैं, इनकम को हम फिक्स मानते हैं और जो प्राइस है कमोडिटी का, उसको भी फिक्स मानते हैं। ये पहला केस, ये दूसरा कंडीशन। इन दोनों कंडीशन को हम फिक्स मान के फिर बजट लाइन को ड्रॉ कर पाते हैं। ये बजट लाइन हम कब बना पाते हैं? जब हम इनकम को, आय को फिक्स मानते हैं। जैसे मैंने आय 20 रुपए मान रखी है, तभी तो लाइन बना पा रहा हूं। अभी मैं कभी कह दूं 20 रुपए, कभी कह दूं 25 रुपए, कभी 30 रुपए, तो क्या लाइन बन पाएगी? नहीं, है ना। और ये क्या होता है, एक नेगेटिव स्लोप कर्व आपको दिखाता है, जिसमें आपको ये देखने को मिलता है कि ये आपका नीचे गिरते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक डाउन स्लोपिंग आपको देखने को मिलेगा। क्या मैक्सिमम खर्चा किया, यहां पर आए, यहां पर मैक्सिमम इस यूनिट के लिए। देखिए भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, चलिए इतनी बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन देखेंगे कि बजट लाइन का शिफ्टिंग कैसे होता है ना। बजट लाइन की शिफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको गेहूं का, राइस का, चावल का और गेहूं का, कि अगर यहाँ पर आप ऊपर रहते हैं तो नॉन एटेबल कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ टेबल कॉम्बिनेशन होगा। तो ये चीज़ हमने कवर अप कर रखी है, ठीक है। चलिए इस पर अभी हम बाद में आएंगे। हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, ठीक है। हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन की, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। हमारे पास केस है, हम लोग केस देखेंगे क्या, शिफ्टिंग ऑफ, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन की। अब हम क्या देखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन का मतलब क्या है, बजट लाइन किस तरीके से क्या होती है, शिफ्ट होती है, ठीक है। इसमें हम दो केस देखेंगे, है ना। इसमें हम दो केसेस देखेंगे। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर दूं, ठीक है। इसमें हम शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन में हम क्या करेंगे, हम दो केसेस देखेंगे, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन में पहला केस हम देखेंगे, पहला केस हम देखेंगे कि यहां पर इनकम, इनकम चेंज करने पर क्या इफेक्ट होगा, पहला इनकम चेंज होगा तब क्या इम्पैक्ट होगा, पहला केस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो कमोडिटी सर्विसेज हैं उनका हम क्या करेंगे, प्राइस रखेंगे फिक्स। तो इनकम चेंज करने पर क्या फ़र्क होगा, जब प्राइस फिक्स रखा जाए, ठीक है। और दूसरा केस हम देखेंगे, प्राइस चेंज होगा कमोडिटी का, प्राइस चेंज होगा, प्राइस अगर हम कमोडिटी का चेंज करते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। और ऐसे केस में जब हम प्राइस चेंज कर रहे होंगे तो इनकम को हम क्या रखेंगे, फिक्स, है ना। ये दो केस हमें देखने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बजट लाइन का, ठीक है। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जिस पर अगर हम रहते हैं तो मतलब हमारे पास जितना भी पैसा है वो हम पूरी तरीके से खर्च कर पा रहे हैं। बजट लाइन के नीचे हैं तो एक अटेनेबल लाइन होती है, अंडर स्पेंडिंग आपको दिखाता है कि आपने पूरा पैसा नहीं खर्च कर रखा है। बजट लाइन से बाहर चले गए तो आप मतलब पूरा पैसा अपना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन में आपको दो केस देखने को मिलता है, एक इनकम चेंज करने पर आप प्राइस मूवमेंट कैसा होगा, और इनकम को जो है यहाँ पर प्राइस चेंज करने पर क्या होगा। तो चलिए हम लोग केस वन देखते हैं।
क्या हम लोग देखते हैं, केस 1। केस 1 है इनकम चेंज, इनकम चेंज। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अभी ये मान लेते हैं हमारी बजट लाइन है, ये हमारी एक्चुअल बजट लाइन है। ये मान लेते हैं कोई कमोडिटी ए है और ये बी है ना। बी की मान लेते हैं, अभी हम ए की खरीद रहे हैं। ठीक है, ए की मान लेते हैं 80 यूनिट खरीद रहे हैं और बी की मान लेते हैं 40 यूनिट खरीद रहे हैं। इनका प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स है, इनका जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। अब सवाल उठता है कि मेरी इनकम, पहला केस अगर हम देखें, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, अगर हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, अगर इनकम जो है, इनकम मेरी बढ़ जाए, इनकम मेरी इंक्रीज हो जाए, इनकम मेरी बढ़ जाए, तो आपको क्या लगता है कि भाई इनकम बढ़ने पर कर्व किस साइड शिफ्ट होना चाहिए? ये जो बजट लाइन है ये किस साइड शिफ्ट होनी चाहिए? राइट साइड शिफ्ट होनी चाहिए या लेफ्ट साइड, या अपवर्ड या डाउनवर्ड? आप राइट या लेफ्ट भी बता सकते हैं और आप साइड और डाउन साइड भी बता सकते हैं। बताइए आपको क्या लगता है ये बजट लाइन किस साइड शिफ्ट होनी चाहिए? आसान भाषा में कहो, अगर इनकम बढ़ी है तो अपनी औकात बढ़ेगी या घटेगी, अपनी जो लिमिट्स है वो बढ़ेगी कि घटेगी, हम चीज़ें ज़्यादा खरीद पाएंगे या कम खरीद पाएंगे? अभी फिलहाल इस इनकम पर, जो भी ये इनकम है उसमें मैं 40 प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, 40 यूनिट खरीद पाऊंगा बी की और 80 यूनिट खरीद पाऊंगा ए की। मेरी इनकम अगर बढ़ती, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मेरी इनकम बढ़ती तो आपको क्या लगता है मैं ज़्यादा सामान खरीद पाऊंगा या कम सामान खरीद पाऊंगा? ठीक है, तो सीधे से आप कह सकते हैं कि सर ऐसे केस में तो आप ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, और ऐसे केस में होना क्या चाहिए कि ये जो भाई लाइन है हमारी, जो बजट लाइन है, ये शिफ्ट होनी चाहिए किसकी तरफ, बाहर की तरफ। बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स आउटसाइड या राइट साइड। देखिए ये मेरी बजट लाइन शिफ्ट होगी। बजट लाइन किस साइड शिफ्ट होगी? पहले केस में बाहर की तरफ। क्या हो गया, इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी मतलब मेरे पैसे खर्च करने की क्षमता बढ़ गई है। अब मैं 40 की बजाय इसकी 50 यूनिट खरीद सकता हूँ, 80 के बजाय इसकी 100 यूनिट खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। तो जब इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन जो है शिफ्ट होती है, बजट लाइन जो है शिफ्ट होती है आउटसाइड, या इसको लिख सकते हैं राइट साइड, राइट साइड लिख सकते हैं, या फिर आउटसाइड, आउटसाइड बाहर की तरफ जो है बजट लाइन क्या होगी, शिफ्ट होगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी बजट लाइन है, दिस वन इज अवर बजट लाइन। तो हमारी बजट जो लाइन है, बजट जो लाइन है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगी, बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। बिल्कुल दिमाग में बैठ रहा होगा सभी के कि अगर इनकम बढ़ती है, पहले केस में ये फर्स्ट केस था, इफ द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन विल इंक्रीज सो द बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स आउटवर्ड साइड, क्योंकि इनकम बढ़ गई, पैसा खर्च करने की क्षमता बढ़ गई। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है भाई, अगर हम क्या करें, अगर हम, दूसरा केस है अगर हम इनकम को रिड्यूस कर दें, इनकम को क्या करें, घटा दें, इनकम रिड्यूस कर दें। तो भाई अगर हम इनकम रिड्यूस करेंगे तो सीधी सी बात है, पहले मैं जो है 50 रुपए कमाता था, अब मैं 30 रुपए कमाने लगा, तो सीधी सी बात है अब इतना सामान नहीं खरीद पाऊंगा। तो जैसे इनकम मेरी कम हुई तो इसका मतलब मेरी औकात कम हो गई, अब मैं सामान कम खरीद पाऊंगा, माई लिमिट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो जब इनकम घटती है तो बजट लाइन इनसाइड शिफ्ट होती है या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है। तो जो बजट लाइन है वो अंदर की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी, है ना। तो यहां पर हम, मैं लिख सकता हूं, है ना, ये लेफ्ट साइड इसको लिख लीजिए, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुई है, या फिर इनसाइड लिख सकते हैं, इनसाइड अंदर की तरफ क्या होगी, ये शिफ्ट होगी। इस तरह देखिए अंदर की तरफ, ये 0 पॉइंट्स था, इसकी तरफ शिफ्ट होगी। इसका मतलब, और ये जब कब होगा, जब इनकम आपकी, इनकम क्या होगी, घटेगी। और ये कब होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है। बना लीजिए इसको फटाफट सभी लोग।
तो शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन आप लोगों ने देखा भाई, लाइन हल्की सी टेढ़ी है बट कोई इशू नहीं, वो बजट लाइन ही है। तो अगर आय बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, और इनकम अगर घटेगी तो बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। कंसिडरिंग जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो सेम है, प्राइस सेम है प्रोडक्ट का, प्राइस में कोई चेंज नहीं। बना लीजिए, देखिए सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी को समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो पहला है इनकम चेंज करने पर क्या है। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, केस 2। यहां पर हम बात करेंगे प्राइस चेंज की। प्राइस चेंज की, ठीक है। प्राइस चेंज में देखिएगा क्या है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास 40 है, सॉरी 80 है, और ये हमारे पास कितनी है, ये 40 यूनिट्स है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ए है, और ये हमारे पास बी है, ठीक है। दिस वन इज बी, ठीक। अब क्या है, अब हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं, प्राइस चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, पहले केस में मान लेते हैं ए का जो प्राइस है, ए का जो प्राइस है इसको बढ़ा दिया गया। ए का प्राइस बढ़ जाए, ए का प्राइस यार महंगा कर दिया गया। ए कोई प्रोडक्ट है, ए को क्या कर दिया गया, महंगा कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए। ए को महंगा कर दिया गया है। ए यहाँ पर जब सस्ता था तो मैं ए की 80 यूनिट ले पा रहा था। जब ए मान लेते हैं, मान लेते 50 रुपए का मिल रहा था ए, तो मैं उसकी 80 यूनिट खरीदता था। अब ए का प्राइस बढ़ा दिया गया है, तो अब आपको क्या लगता है जो बढ़े हुए प्राइस पर भी मैं क्या 80 रुपए 80 यूनिट खरीद पाऊंगा क्या? नहीं। क्यों नहीं खरीद पाऊंगा? क्योंकि अगर मैं बढ़े हुए प्राइस, अगर इसका प्राइस 1 रुपए भी बढ़ जाता है तो 80 रुपए प्राइस बढ़ गया, और तो मेरी इनकम तो उतनी ही है, तो मैं 80 रुपए कैसे कर सकता हूँ, ज़्यादा कैसे खरीद पाऊंगा, 80 यूनिट खरीद पाऊंगा नहीं। अब मेरे को कंजम्पशन गिराना पड़ेगा, ए का उपभोग कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो बजट लाइन है फिलहाल ए के लिए, वो किस तरीके से होगी, बजट लाइन इस तरीके से हो जाएगी। वाई तो उतनी ही खरीद सकता हूँ, लेकिन ए क्या कर पाऊंगा, ए की अब मैं कम यूनिट खरीदूंगा। तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ए की क्या कर पाऊंगा, कम यूनिट खरीद पाऊंगा। तो आपकी बजट लाइन देखिए इस तरीके से, यहाँ पर जो है ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। ए तो वही रहेगा, वाई वही रहेगा, बी तो मैं 40 ही खरीदूं क्योंकि बी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है। प्राइस किसका चेंज हुआ है, ए का प्राइस चेंज हुआ है। किसका प्राइस चेंज हुआ है, ए का प्राइस चेंज हुआ है। अगर यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ ए, पहला केस, यहाँ पर पहला केस है, मैं ऐसे लिख देता हूँ पहला केस है, तो मतलब आप समझ जाएंगे क्या है, ए का प्राइस बढ़ा है। तो ए का प्राइस बढ़ा है तो इसका मतलब अब मैं ज़्यादा महंगा ए मिलेगा। तो पहले मैं ए की 80 यूनिट खरीद पा रहा था, अब मैं ए की कम यूनिट खरीद पाऊंगा। ये क्वांटिटी है, यूनिट कितनी यूनिट में खरीद रहा हूँ, तब कम यूनिट खरीद पाऊंगा। तो ये इस तरीके से होगा। चलिए दूसरा केस देखिए,
एक और केस देखिए, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। और दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं, दूसरे केस में क्या देख रहे हैं, ए का जो प्राइस है उसको गिरा दीजिए, ए का प्राइस जो है गिरा दीजिए। अब आपको पता है ए का प्राइस गिर गया, ए का प्राइस क्या है, गिर गया। हाँ यस निखिल, वो आप आज कुछ इशू था तो इस वजह से मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, तो इसलिए इवनिंग में मैंने कंडक्ट किया क्लास की टाइमिंग का नोटिफिकेशन। हाँ चलिए कोई नहीं, फ्रॉम टुमारो यू विल गेट दैट, कल सुबह 1 ही बजे, कल दोपहर में वही 1 बजे वाला अपना शेड्यूल रहेगा, है ना, कल दोपहर में वही 1 बजे वाला अपना शेड्यूल रहेगा। चलिए देखते हैं ए का प्राइस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब ए अगर सस्ता हो गया है तो पहले मैं ए की 80 यूनिट खरीदता था, मान लेते 10 रुपए का मिलता था, अब ए हो गया है 6 रुपए का, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो अब मैं क्या कर पाऊंगा, ए की ज़्यादा यूनिट खरीद पाऊंगा। तो बी की तो मैं उतनी ही खरीदूंगा क्योंकि बी का प्राइस उतना ही है, लेकिन ए की अब मैं ज़्यादा यूनिट खरीद पाऊंगा। तो ये कर्व, ये ग्राफ जो है इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। अब हो सकता है मैं 80 की बजाय ए की 100 यूनिट खरीद पाऊँ। तो ये जो ग्राफ है ये बाहर की तरफ शिफ्ट ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, दूसरा केस, जब ए का प्राइस क्या है, गिरा दिया गया। ए का प्राइस क्या गया है, गिरा दिया गया। जब ए का प्राइस गिरा दिया गया है तो क्या हो गया, ये हम बाहर की तरफ शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी, और ए का प्राइस जब बढ़ेगा तो हम कम खरीदेंगे, इसलिए ये अंदर की तरफ आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। बट ये पॉइंट आपका फिक्स रहेगा क्योंकि बी का प्राइस हमने क्या कर रखा, फिक्स कर रखा है, क्योंकि बी का प्राइस हमने क्या कर रखा, फिक्स कर रखा। सो इफ बिकॉज ऑफ बी का प्राइस, बी का जो प्राइस है वो फिक्स है, सो दैट्स वाई विल हैव दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन। ठीक, तो पहला हमने केस इसमें देख लिया। एक इसमें तीसरा केस देखते हैं जब इसमें बी का प्राइस चेंज करते हैं, है ना। चलिए इसमें एक केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में, केस 3 में भी हम क्या करेंगे, प्राइस चेंज करेंगे, लेकिन अब हम प्राइस चेंज करते हैं किसका, बी का। पहला केस देखते हैं, बी का जो प्राइस है वो हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बी का प्राइस बढ़ाने पर क्या होगा। ठीक है, पहले हमारे पास ये केस था, ए की 80 यूनिट, ये हमारे पास ए की क्वांटिटी है और यहां पर बी की क्वांटिटी कितनी, 40। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, बी का प्राइस बढ़ गया, बी का प्राइस बढ़ गया। सोचिए वैसे ही जैसे हमने ए का भी बनाया वैसे ही बी का बनाना है। बी का प्राइस बढ़ गया है तो मतलब अब मैं बी कम खरीद पाऊंगा। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज महंगी हुई है, सो नाउ आई कैन कंज्यूम कम, लेस यूनिट्स। तो लेस यूनिट का मतलब पहले मैं 40 यूनिट खरीदता था बी की, लेकिन अब प्राइस बढ़ गया तो ए तो मैं उतना ही खरीदूंगा, ए तो मैं उतना ही खरीदूंगा, लेकिन बी की यूनिट अब मेरे को कम खरीदनी पड़ेगी। तो ए तो उतना ही खरीदूंगा 40, 80, क्योंकि ए का प्राइस नहीं चेंज हुआ, बी का प्राइस चेंज हो गया, तो हो सकता है अब 40 की बजाय 30 यूनिट ही खरीदूं, आपको समझाने के लिए। तो ये कर्व क्या होगा, ये भी नीचे की तरफ हल्का सा शिफ्ट होगा। ठीक है, ये हल्का सा नीचे की तरफ। पहला केस है जब हमने क्या किया, पहला केस है जब हमने क्या किया, बी का प्राइस बढ़ा दिया। दूसरा केस, अगर हम बी का प्राइस जो है क्या करें, रिड्यूस कर दें। तो बी का प्राइस रिड्यूस करेंगे तो क्या, कैसे बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। बजट लाइन में क्या था, यहाँ 40 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ 80 यूनिट, है ना। तो बी का प्राइस गिर गया, बी का प्राइस गिर गया, तो पहले मैं 40 बी खरीदता था, अब मैं ज़्यादा खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि बी का प्राइस गिर गया है। तो बी का प्राइस गिर गया तो 40 की बजाय अब मैं बी की 50 यूनिट खरीद सकता हूँ, लेकिन ए की तो उतनी रहेगी क्योंकि ए का प्राइस फिक्स है, ए का प्राइस क्या है, फिक्स है। तो हो सकता है 40 की बजाय मैं बी का 50 खरीद सकता हूँ। तब ये किधर आ जाएगा, नाउ इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स आउटसाइड, ये थोड़ा सा आउटसाइड आपको देखने को मिलेगा। हाँ देखिए अरविंद, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। ठीक है, तो किस तरीके से चेंज होता है, ये चेंज हमने देखा, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन हमने देखा और समझा बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन का यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, बजट स्लोप की हम आगे बात करेंगे, बट इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो चलिए उम्मीद करता हूँ अभी के लिए फिलहाल इतने ही रखते हैं पॉइंट्स, कल इनको रिवाइज करके फटाफट फिर आगे और पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।